Hello guys, I am Dr. Dishant and today we discuss human system, एक बहुत important part nervous system का part 3। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या होता है, लिखा है सिनेप्स इज ए जंक्शंस बिटवीन द एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट न्यूरॉन हो गया और ये सेकंड न्यूरॉन हो गया। तो फर्स्ट न्यूरॉन का जो एंडिंग पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, और सेकंड न्यूरॉन का जो एंटीरियर पोर्शन है यानी ये वाला पार्ट, यानी यूं कह सकते हो एक्सॉन एंडिंग एंड ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट, इनके बीच में जो जंक्शन बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और सिनेप्स की हेल्प से क्या होता है, न्यूरॉन पे जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है वो इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है या ट्रांसफर होता है सिनेप्स के थ्रू। क्लियर। अब एक्चुअल ये मैकेनिज्म होती कैसी है, तो इस सिनेप्स वाले को यहाँ पे अपन थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे जो सिनेप्टिक नोब बोलेंगे फर्स्ट न्यूरॉन का। और ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, इस मेम्ब्रेन को अपन बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये वाली मेम्ब्रेन, ये सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर। और ये बीच में प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो अपन बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब क्या क्या होता है सिनेप्स में, तो सबसे पहले क्या आपको पता है, इम्पल्स जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में जो नर्व की मेम्ब्रेन होती है उसमें ट्रांसमिट होकर के आता है। तो लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल्स रिचेज एक्सोन टर्मिनल एंड डीपोलराइज मेम्ब्रेन। यस। जैसे जैसे आगे बढ़ता है आपको पता होगा, जो इम्पल्स होता है या एक्शन पोटेंशियल जिसको अपन बोलते हैं वो क्या होता है, डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। तो जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, डीपोलराइज कर देगा। तो जैसे ही डीपोलराइज होगा तो वहां पे क्या होगा, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, और जो बाहर की तरफ कैल्शियम है वो नर्व एंडिंग के अंदर की तरफ एंट्री करने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो कैल्शियम आयन है वो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है और इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करता है। डीपोलराइज करने का मतलब ये है कि जैसे ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होता है वैसे ही उस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है ना, वोल्टेज के चेंज होने से जो चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल का मतलब ये होता है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट जो चैनल्स होते हैं या चैनल प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, ओपन और क्लोज हो जाती है। तो उनको अपन बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम जो चैनल है वो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा मेम्ब्रेन का वैसे ही ये चैनल ओपन हो जाएंगे और बाहर की तरफ जो कैल्शियम आयन है वो अंदर की तरफ जाएंगे। अब जैसे ही कैल्शियम अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको पता होगा नर्व एंडिंग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई कुछ फॉलिकल्स अपने को देखने को मिलती हैं। क्लियर। तो यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम इनफ्लक्स ट्रिगर्स सिनेप्टिक वेसिकल्स टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही कैल्शियम आयन जाते हैं और वैसे ही वो क्या करते हैं, इन सिनेप्टिक नोब से ये सिनेप्टिक फॉलिकल से न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो ब्लू ब्लू आपको डॉटेड दिखाई दे रहे हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो उसके रिलीज को प्रमोट करते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि नर्व पे जो इम्पल्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो कैसे करते हैं देखो, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर है उनके साथ जाकर के ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर वो जाकर के अटैच हो जाएंगे। और जैसे ही अटैच होंगे तो क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल, इन दिस केस कॉजिंग पॉजिटिव आयन टू फ्लो इन।
तो जैसे ही वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन यानी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर से जुड़ेंगे, अटैच होंगे, वैसे ही वो इन चैनल को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। और जैसे ही चैनल ओपन होगा तो क्या होगा, जो इंटर ईसीएफ के अंदर प्रेजेंट जो पॉजिटिव आयन है, ये ईसीएफ है, ठीक है। ईसीएफ के अंदर प्रेजेंट जो पॉजिटिव आयन होंगे, जो सोडियम आयन वगैरह होंगे, वो क्या होंगे, धड़ाधड़ अंदर की तरफ आएंगे। और जैसे ही पॉजिटिव आयन अंदर आएंगे तो उस समय कंडीशन कौन सी हो जाएगी, डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और डीपोलराइजेशन जैसे होगा वैसे ही क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल यानी इम्पल्स जनरेट होगा, और उतने ही स्ट्रेंथ का होगा जितना ऊपर वाले में एक्शन पोटेंशियल था। तो जैसे ऊपर वाले नाव से जो एक्शन पोटेंशियल जो इम्पल्स आया उसकी जैसी स्ट्रेंथ होती है, वैसी की वैसी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो आयन चैनल ओपन होते हैं उसमें पॉजिटिव आयन एंटर करते हैं, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और उस इम्पल्स पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये उस नर्व पे, उस डेंड्राइट, उस मेम्ब्रेन पे वैसा वैसा एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, और इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो आप एक चीज समझ सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यूरॉन था, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल आया, फिर यहाँ पे सिनेप्स वाली प्रोसेस हुई, और देन ये सेकेंड न्यूरॉन आया, ठीक है, ये सिनेप्स वाली प्रोसेस हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों न्यूरॉन आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन केमिकली कांटेक्ट में थे। तो उस प्रोसेस को जिसके थ्रू ये इम्पल्स ट्रांसमिट होता है उसको अपन सिनेप्स बोलते हैं। और वो कैसे होता है, कैसे ट्रांसफर होता है कि यहाँ पे जो इम्पल्स आता है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके यहाँ पे फिर से इस नर्व पे, ठीक है ना, एक अलग से ट्रिगर करता है नए तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का। ऐसा नहीं होता कि ये जंप करके यहाँ आ जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे केमिकल चेंजेस की वजह से जितना स्ट्रेंथ का इम्पल्स इस पे रन करता है उतने ही स्ट्रेंथ का यहाँ पे फिर से जनरेट होता है, और फिर वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। फिर ऐसा ही होता है, फिर स्नैप्स होता है नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए, और देन फिर उसके बाद में नए तरीके से यहाँ पे नव इम्पल्स जनरेट होता है, और कंटिन्यूसली अपन देखें तो वो अपने को इस तरीके से ट्रांसमिट होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो हर एक न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो डीपोलराइजेशन की वजह से जनरेट होता है, ये ट्रिगर होता है, यूं कह सकते हैं। तो ये हो गया सिनेप्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं, लिखा है the two membranes are not in physically contact with each other. So when the electrical impulse reaches the axon ending, it sets off the release of some chemicals called neurotransmitter. Short में इसको NT बोलते हैं, neurotransmitter. Neurotransmitter are present in synaptic vesicles located in the synaptic knob. जो पीछे की तरफ न्यूरॉन की नोब्स होती है इस तरीके से, जो टर्मिनल एंडिंग्स होती है उसमें जो ये नोब्स होती है जिनको सिनेप्टिक बटन्स बोलते हैं, उस सिनेप्टिक बटन्स के अंदर छोटी छोटी फॉलिकल्स होती है, उन फॉलिकल्स के अंदर जो केमिकल्स भरा रहता है उसको अपन न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट लिखा है दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप नॉन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बताया था प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट बिटवीन सिनेप्टिक नोब एंड मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्राइट्स and bind with specific receptor present at the membrane of the dendrites of next neuron to start a similar electrical impulse again। बात समझ आ गई, यहाँ पे वो ट्रांसमिट नहीं होता है, वहां पे जनरेट होता है उसी स्ट्रेंथ का एक्शन पोटेंशियल। ये ध्यान रखो, सम एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर एसिटाइल कोलिन, डोपामीन एंड एड्रेनलिन। ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है न्यूरो और एक है मस्कुलर। न्यूरो वर्ड नर्व से रिलेटेड होता है, मस्कुलर मसल से रिलेटेड होता है, यानी वो एरिया जहाँ पे या वो जंक्शन जहाँ पे नर्व मसल के साथ इंसर्ट होती है और कॉन्टेक्ट में आती है। लिखा हुआ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिनेप्स फाउंड बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड ए मसल फाइबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, मसल फाइबर है, और ये जो आपको देखने को मिल रही है ये क्या, नर्व है। तो नर्व की जो एंडिंग पॉइंट्स है, ठीक है, वो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ में क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इसी को अपन एनलार्ज करके देखें तो आपको पता चलेगा ये नर्व्स एंडिंग हो गई, क्लियर, और ये हो गए मसल फाइबर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मसल फाइबर के सॉरी ये जो मोटर जंक्शन जो न्यूरॉन की जो टर्मिनल बटन्स है
वो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसके रिसेप्टर के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो और थोड़ा डिटेल में अपन देखें तो आप देख सकते हो ये अपनी जो सार्कोलीमा जिसको अपन बोलते हैं, मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है वो हो गई, उस पे प्रेजेंट ये रिसेप्टर, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये नर्व की जो टर्मिनल पार्ट होता है, ठीक है ना, जिसको सिनेप्टिक नर्व बोलते हैं, उसके अंदर ये सिनेप्टिक वेसिकल्स, तो इस तरीके से वो कांटेक्ट में आ जाता है। तो सेम टू सेम वैसे ही हो जाता है जैसे कि दो न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्स होता है, वैसे ही यहाँ पे दो न्यूरॉन्स नहीं होते, एक नर्व्स होती है और एक क्या होती है, मसल फाइबर होता है, उसके बीच में जो सिनेप्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स। क्लियर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। लिखा है दिस इज ए रैपिड, ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखना। दिस इज अ रैपिड automatic response to a stimulus which is not under the voluntary control of the brain। ठीक है ना। अब जैसे किसी कोई आपके पेन चुभाएगा तो आप सोचोगे थोड़ी ना, आप तुरंत हाथ हटा लोगे, तो वो एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स हो गया, ठीक है ना, जो कि बहुत फास्ट होता है। तो उसको ये अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। तो कुछ की पॉइंट्स उसके अंदर आना चाहिए, जैसे कि एक आना चाहिए रैपिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, एक तो ये पॉइंट आना चाहिए, दूसरा ये पॉइंट, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। देन यहाँ पे पाथ दिखाया गया है रिफ्लेक्स एक्शन का कि कैसे वो सर्किट बनाता है। तो सबसे पहले स्टिमुलस जहाँ पे दिया जाता है उस एरिया पे क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर वो पार्ट होता है जो कि स्टिमुलस लेता है और लेकर के फिर उसको ट्रांसमिट करता है सीएनएस की तरफ। और तो ये अपना क्या हो गया, सीएनएस वाला पार्ट होगा, सॉरी सीएनएस, ठीक है। अब सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व दिखाई गई है। तो रिसेप्टर से इम्पल्स को सीएनएस तक लाने वाले जो न्यूरॉन का पाथ होता है उसको अपन बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। तो इस तरीके से ये इम्पल्स लेके आते हैं। अब वो इम्पल्स जैसे स्पाइनल कॉर्ड में आता है तो वहां से प्रोसेस होने के लिए ब्रेन में जाता है। क्लियर। ब्रेन से प्रोसेस होकर के और स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेस होकर के फिर इंटरन्यूरॉन के थ्रू वो कनेक्ट होता है किसके थ्रू, किसके अंदर, मोटर न्यूरॉन के। तो ये इंटरन्यूरॉन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट कर देता है। और उस इम्पल्स के लिए जो एक्शन परफॉर्म करना होता है उसके लिए जो इम्पल्स है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाता है, यानी इफरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाता है इस तरीके से, और वो जाता है इफेक्टर की ओर। इफेक्टर वो स्ट्रक्चर होती है जो उस स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्ड करेगा, एक्शन कराएगा, ठीक है। तो जैसे इफेक्टर की तरफ इंफॉर्मेशन आती है तो इफेक्टर एक्शन परफॉर्म कराता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स अपने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको इसका एक शॉर्ट एग्जांपल बताऊं, जैसे आप किसी ने नीडल प्रिक कर दी या आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया गलती से, तो आप तुरंत हाथ हटा लोगे। तो क्या होगा, जिस जगह पे आपकी निडल प्रिक हुई है वहां पे क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। वो रिसेप्टर वहाँ पे इस स्टिमुलस के लिए इम्पल्स जनरेट करेंगे, और वो इम्पल्स जो जनरेट हुआ है रिसेप्टर एरिया पे वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू क्या करेंगे, इम्पल्स ट्रांसमिट होगा, और वो कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, वहाँ प्रोसेस होगा। और उसके लिए जो एक्शन करना होगा, भाई किसी ने निडल प्रिक की है तो अपने को क्या वहाँ से हाथ हटाना है, तो उसके लिए मोटर न्यूरॉन के थ्रू वहाँ की जो मसल्स है, आर्म की मसल्स है, वहाँ पे इम्पल्स जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, अपन जो अपनी जो आर्म की मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपना हैंड मूवमेंट होगा और उस स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स होगा, मतलब अपन अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेंगे। तो ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के कंपोनेंट देख लो कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले होता है रिसेप्टर, फिर होता है सेंसरी न्यूरॉन, फिर उसके बाद में आता है स्पाइनल कॉर्ड या फिर सीएनएस वाला पार्ट, फिर आता है मोटर न्यूरॉन और फिर आता है इफेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल। तो रिफ्लेक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो देख लो। लिखा हुआ है पहला, विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम टच ऑफ फ्लेम और हॉट ऑब्जेक्ट, यस हाथ हटा लेते हैं अपन। क्लोजिंग ऑफ आईज व्हेन फ्लैश्ड विद स्ट्रॉन्ग लाइट, डायलेशन ऑफ द आई पीपल टू लुक इन डार्क एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपन अंधेरे में यानी कम लाइट में अपन देखते हैं तो अपनी प्यूपिल क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, ताकि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ले सकें अपन और देख सकें। और जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट होती है तो उस समय अपनी प्यूपिल का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना।
तो प्यूपिल के साइज के कम होने को मियोसिस बोलते हैं और बढ़ने को बोलते हैं मिड्रियसिस। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं विसरल फंक्शंस लाइक पेरिस्टालसिस, सिक्रीशन फ्रॉम द ग्लैंड एटसेट्रा। ये सारे क्या रिफ्लेक्स, जैसे कि यदि अपन किसी भी चीज़ का नाम सुनते हैं, गुलाब जामुन, किसी मिठाई का, ठीक है ना, किसी नमकीन का, तो उसको देखने मात्र से और सुनने मात्र से या सूंघने मात्र से अपने क्या होने लग जाती है, साइवेशन होने लग जाता है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। देन उसके बाद में कफिंग, स्नीजिंग, याइंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सारी क्या है एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन के। Some particles fall into your eyes and there is a immediate flushing of tears to wash out the particles। तो मतलब ग्लैंडुलर सिक्रीशन, वो भी एक क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हो गए रिफ्लेक्स एक्शन के। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये बात मैंने पहले बता दिया है, फिर से बता देता हूँ। स्टिमुलस आता है, रिसेप्टर उसको लेता है, फिर उसको इम्पल्स जनरेट करके उसको सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट करता है सीएनएस वाले पार्ट में। सीएनएस वाले पार्ट में जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं, और उसके लिए जो रिस्पॉन्ड होता है वो वाला इम्पल्स जो है वो मोटर न्यूरॉन लेके जाता है और इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, और वो इफेक्टर क्या कराता है, उस स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स जनरेट करता है। क्लियर। तो ये एक छोटा सा सर्किट है, आप अपने एग्जाम में बना के आना। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं सबको स्पेशली बता दिया गया है। पहला है रिसेप्टर ऑर्गन। अब रिसेप्टर ऑर्गन कौन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जनरल केसेस में क्या होती है, स्किन होती है, तो हमने एग्जाम्पल स्किन का ले लिया। लिखा हुआ है इट रिसीव्स द स्टिमुलस एंड इनिशिएट्स अ सेंसरी नर्व इम्पल्स। यस। देन उसके बाद में सेकंड लिखा हुआ है सेंसरी और एफरेंट नर्व फाइबर्स। लिखा है इट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी सीएनएस तक लेके जाता है। थर्ड है अ पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन। ठीक है, या तो स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है या फिर ब्रेन हो सकता है, क्योंकि यही दो पार्ट क्या होते हैं, सीएनएस के पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। its neurons analyze and interpret the sensory impulse and set up an appropriate motor impulse. Accordingly, reflexes are termed spinal reflexes और cerebral reflexes। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड से रेगुलेट होते हैं उनको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, और जो ब्रेन से रेगुलेट होते हैं उसको सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। फिर लिखा हुआ है मोटर और इफरेंट नर्व फाइबर्स। इट कंडक्ट्स मोटर नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स ऑर्गन, जो कि क्या हो सकती है, आर्म मसल्स वगैरह, कोई भी उस एरिया में प्रेजेंट मसल वगैरह हो सकती है, कोई ग्लैंड हो सकती है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद में इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन इट प्रोड्यूसेस इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स, दिस इज आइदर द मूवमेंट ऑफ सम मसल्स और सिक्रीशन फ्रॉम ए ग्लैंड। तो ये इफेक्टर ऑर्गन होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये एक मैंने फिर से डायग्राम बता दिया है एग्जाम्पल के साथ में। जैसे ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट है, और आपने गलती से उसको टच किया, तो इस एरिया पे जो फिंगर रीजन है वहाँ पे क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे उस हीट के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही ये टच करेगा तो रिसेप्टर के अंदर क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगा, और वो इम्पल्स जनरेट होगा वहीं से इस रिसेप्टर के थ्रू क्या होगा, ट्रांसमिट किया जाएगा उस इम्पल्स को। और वो इम्पल्स जो लेके जाता है, नर्व का जो पाथ लेके जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। अब ये एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है, उस इम्पल्स को लेके जाता है किसके अंदर, सीएनएस के अंदर। और वो सीएनएस का पार्ट जो होता है उसको प्रोसेस करता है। देन उसके बाद में ये जो रिले न्यूरॉन है, इसका मतलब इंटर न्यूरॉन ही होता है। ठीक है, फिर उसके लिए जो सीएनएस एक्शन करवाना चाहता है, उसके लिए इम्पल्स को वो ट्रांसमिट करता है किसके अंदर, मोटर न्यूरॉन पाथ के अंदर। और मोटर न्यूरॉन पाथ या ई फ्रेंट जो पाथ होता है वो उस अ, जो इम्पल्स आया था उसके अगेंस्ट एक्शन करवाने वाला इम्पल्स को कैरी करके इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा देता है। यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन क्या है, आर्म मसल्स है। तो जैसे ही वो टच हुआ, है ना, स्टिमुलस मिला, ये गर्म ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हाथ हटाना चाहिए, तो उसके लिए क्या हुआ, उस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिससे ये हाथ क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, तो मतलब यहाँ से हटा लिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक सर्किट बनता है, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सीएनएस, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन के बीच में। क्लियर। तो इसको अपन रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन पे, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है और जनरल क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि
मतलब एक्टिविटी के बेसिस पे अपन रिफ्लेक्स एक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिखा है ऑल द रिफ्लेक्सेस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू अनकंडीशनल और कंडीशनल। अब ये कैसे है, तो किस बेसिस पे ये रिफ्लेक्स एक्शन को डिवाइड किया गया है? तो रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के हैं, अनकंडीशनल और कंडीशनल। तो ये इसका बेस जो है वो है कि आपने अपनी लाइफ टाइम में कुछ रिफ्लेक्स को सीखा है, सीख करके रिफ्लेक्स बनाया है, या आपके अंदर बचपन से ही जब आप पैदा हुए तब से भगवान ने डाल करके भेजा है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो होगा इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस और एक होगा एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो जो अनकंडीशनल होगा उसको अपन बोलेंगे इनबॉर्न। अपन जब से जन्म लेते हैं, जब से पैदा होते हैं, तब से अपने बॉडी के अंदर ये होता है। लेकिन जो अपन अपनी पूरी लाइफ में, एंटायर लाइफ में सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, उसको अपन बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। तो वन बाय वन पढ़ लेते हैं इसको। तो सबसे पहला आ रहा है अनकंडीशनल यानी इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। लिखा है दीज आर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस एंड आर ट्रांसमिटेड थ्रू द हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो क्या करता है, ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट उसमें लिखा है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न और इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये हेरिडिटी के थ्रू होता है तो इनको इनबॉर्न और इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो एक जनरेशन से, वो ट्रेट्स है ना, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग, जब बच्चा पैदा होता है तब उसको सिखाया नहीं जाता कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है, वो खुद ब खुद सीख के आता है। ये तो वो इनबॉर्न होता है। फॉलोइंग इन न्यू बॉर्न बेबीज एंड ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये आँख पल के झपकाना, ये कोई सिखाता नहीं है, ये बचपन से अपने अंदर होता है, तो वो अनकंडीशनल हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में आता है कंडीशनल या एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। तो कंडीशन या फिर एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस में क्या है, दीज रिफ्लेक्सेस आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम और एन ऑफ एन इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है दीज आर एब्सोल्युटली एन इंडिविजुअल एंटिटी एंड आर देयरफॉर नॉट कांस्टेंट विच दे में डिसअपेयर एंड रीअपेयर अगेन। भाई सीधी सी बात है, अपन कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, जब वो कंटिन्यूटी में रहती है तो अपने फ्लो में भी बनी रहती है। लेकिन जब उसको छोड़ देते हैं तो टाइम के साथ उसको भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर से अपन उस पर ट्राई करते हैं तो सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे बताया है, जैसे लिखा हुआ है प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब तक आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका वो बना रहेगा रिफ्लेक्स। लेकिन आप बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको छोड़ दोगे तो फिर वो एक छोटी सी प्रैक्टिस मांगेगा। क्लियर। नेक्स्ट है पेडलिंग ऑफ ए साइकिल, राइटिंग, रीडिंग, सलाइवेशन एट साइट और स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड, ये सारे क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस है, ठीक है ना। और इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, वो देखेंगे अपन। तो ये है वो एक्सपेरिमेंट, और इसको जिस साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था उसका नाम था पेवलोव्स। तो साइंटिस्ट पेवलोव्स था, उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनल रिफ्लेक्सेस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या, उसके घर पे एक डॉग था। तो सबसे पहले उसने क्या किया, बिफोर कंडीशनिंग, मतलब जब वो सीखा नहीं, उसने रिफ्लेक्स उसने सिखाया नहीं डॉग को, उस वाली कंडीशन, मतलब सबसे पहली कंडीशन में क्या किया, उसने बैल बजाई, ठीक है, बैल रिंग की। तो ये क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था। क्लियर। तो यदि बैल वो बजाएगा तो डॉग के अंदर क्या होगा, डॉग के अंदर क्या होगा, ईयर मूवमेंट्स होंगे, नेचुरली बात है भाई। ईयर जो है वो अनकंडीशन है इस साउंड के लिए। जैसे अपन ने इस बेल के साथ में जो साउंड प्रोड्यूस किया, तो उसके लिए नो डाउट उसके जो ईयर मूवमेंट होगी जो कि अनकंडीशन होंगे, ठीक है। फिर वो क्या करता है, सेकंड स्टेप के अंदर वो मीट देता है। तो जैसे ही उस मीट को डॉग देखेगा तो उसके क्या होगा, सलाइवेशन होगा, क्योंकि वो क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। क्लियर हो गया। तो ये दो स्टेप किए। पहले स्टेप ने इसने ये देखा कि रिंग बजाने से स्लाइवेशन नहीं हो रहा, ईयर मूवमेंट हो रही है, तो वो अनकंडीशन था। क्लियर। दूसरे में उसने क्या दिया, मीट का पीस दिया खाने के लिए। तो जैसे ही उसने मीट को देखा डॉग ने, वैसे उसके स्लाइवेशन हुआ, वो भी क्या था, अनकंडीशन था, क्योंकि होता है ऐसा। अब वो तीसरे स्टेप में क्या करता है, रोज डॉग को जब भी मीट देता तो वो बैल रिंग करके देता, वो बैल बजाता और फिर मीट देता। तो उस केस में क्या हुआ, डॉग के अंदर ये सेट हो गया मामला
कि जब भी ऑनर जो है वो रिंग बजाएगा तो मेरे को खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ, एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हो गया, और वो रिफ्लेक्स एक्शन जो था वो आगे चल करके कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे कन्वर्ट हुआ, तो जब भी वो रिंग बजाता तो क्या मीट देता, और मीट को देख करके उसका स्लाइवेशन होता। तो काफ़ी दिन इस तरीके से मीट देने की वजह से उसके दिमाग में, उसकी खोपड़ी में ये बैठ गया कि जब भी बेल रिंग होगी मतलब खाने के लिए अपने को कुछ मिलेगा। ठीक है, और खाना देखते ही वो स्लाइवेट करता। अब नेक्स्ट टर्म पे मतलब फोर्थ स्टेप में उसने क्या किया, एक दिन रिंग बजाई लेकिन उसने खाना नहीं दिया, मीट नहीं दिया। लेकिन तब उसने देखा कि रिंग बजने के साथ, जो कि एक कंडीशनल स्टिमुलस था, ठीक है ना, फिर भी डॉग के अंदर क्या हो गया, स्लाइवेशन हो गया। यानी स्लाइवेशन, अब उसके अंदर क्या हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। अब उसने वो एक्वायर्ड कर लिया। तो इस तरीके से उसने डेमोस्ट्रेट किया, पेवलोव ने, कि जो कंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं, वो इनबॉर्न नहीं होते। क्लियर। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था और कुछ नहीं। So this is all about of reflex action and types of reflexes. Yeah. Thank you so much.